हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 201 संरक्षित। वह चू फैंग है। वह इतना छोटा कैसे है? वह सचमुच छठी मंजिल पर चला गया। भीड़ में आश्चर्य की अंतहीन चीखें गूंज उठी क्योंकि चू फैंग ने एक किंवदंती को तोड़ दिया और 100 साल में असुर भूत टॉवर की चोटी पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बन गया। वह कई लोगों का आदर्श बन गया। हालांकि वर्तमान चू फैंग अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र बनने के लिए किस्मत में था। उस पल वहां मौजूद हर कोई एक विशाल चरित्र के जन्म का गवाह बना। इस वजह से वे सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। खास तौर पर चू फैंग की युवा और कोमल उपस्थिति लोगों को ये बताती थी कि वह बहुत युवा है। इसलिए उन्हें और भी अधिक आश्चर्य हुआ क्योंकि इससे उसकी प्रभावशालीता और भी अधिक साबित हुई। अपने दिल की गहराई से उन्होंने महसूस किया कि चू फैंग की भविष्य की उपलब्धियां असीमित थीं। अचानक मनुष्यों के विशाल सागर के भीतर एक सड़क दिखाई दी। जी कबीले के शक्तिशाली लोग 3 बुजुर्गों के नेतृत्व में आक्रामक रूप से चू फैंग की ओर बढ़े। तीनों बुजुर्गों के पीछे जी हेंग, जी गैंग और अन्य लोग थे। वे लोग थे जिन्हें चू फैंग ने बुरी तरह पीटा था। हालांकि उनकी आभा काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन चू फैंग द्वारा छोड़े गए घाव अभी भी उनके शरीर पर देखे जा सकते थे। जी हेंग, जी गैंग, क्या ये वही था जिसने असुर भूत टॉवर में आप पर हमला किया था? जी कबीले के एक बुजुर्ग ने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए पूछा। बड़े, वह चू फैंग है जिसने बकवास की और जी कबीले को अपनी आंखों में नहीं रखा। जी हेंग ने जवाब दिया और उसकी भयंकर निगाह चू फैंग के शरीर पर घूम गई। उसे पकड़ो, जी कबीले के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके बोलने के तुरंत बाद उसके पीछे कई शक्तिशाली लोग चू फैंग की ओर दौड़े। वे सभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। जब दबाव एक ही क्षेत्र में इकट्ठा हुआ और आगे बढ़ा तो यह एक अदृश्य विशाल पर्वत की तरह था और यहाँ तक कि चू फैंग ने भी कड़ी भौहें सिकोड़ ली। चू फैंग, मैं तुम्हें अपनी शक्ति उधार दूंगी। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, एग्गी अपनी शक्ति चू फैंग को उधार देना चाहती थी और चू फैंग को आसपास के हमले से बचने देना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं। हालांकि चू फैंग ने मना कर दिया। न केवल उसने इसे टाला या चकमा दिया, बल्कि वह जी कबीले के हमलों के आने का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा रहा। पहले तो एग्गी को चू फैंग की हरकतों पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने, जो चू फैंग के साथ सब कुछ साझा करती थी, जल्दी ही उसके इरादों को समझ लिया। अचानक एक सुनहरे रंग की आंधी आए और कई प्रोफाउंड रियल्म जी कबीले के सदस्य बिजुका की तरह उड़कर पलट गए और हवा से दूर फेंक दिए गए। उसी समय बिना किसी शोर के चू फैंग के सामने 3 वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति विश्व आत्मा संघ का एल्डर ली था। ली नाम वाले, हटो। यह मेरे जी कबीले और इस बच्चे के बीच एक निजी दुश्मनी है। हस्तक्षेप मत करो। ये देखकर जी कबीले के बुजुर्गों के हाव भाव बहुत बदल गए और उन्होंने एल्डरली की ओर इशारा किया और बेहद नाखुशी से चिल्लाए। बकवास। ये जगह मेरी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की है और इतनी क्रूरता से काम करने की तुम्हारी जी कबीले की बारी नहीं है। एल्डरली का चेहरा भी ठंडा हो गया क्योंकि उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। प्लाजा के बाहर से आकर कई हजार लोग अंदर घुस आए और जी कबीले को पूरी तरह से घेर लिया। ली नाम वाले, तुम में बहुत हिम्मत है। एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर तुम मेरे जी कबीले के खिलाफ हथियार उठाते हो। ये गठबंधन की संधि का उल्लंघन है और यह मेरे जी कबीले और तुम्हारे विश्व आत्मा गिल्ड के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को नष्ट करता है। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो? जी कबीले के बुजुर्ग ने पूछताछ की। हम्फ, ऐसा मत सोचो कि मैं असुर घोस्ट ओवर में तुम्हारे जी कबीले के अच्छे कामों के बारे में नहीं जानता। भले ही संधि का उल्लंघन हो, लेकिन तुम्हारा जी कबीला पहले गलती कर चुका है। आज मैं यही अपनी बात रखूंगा। चू फैंग मेरे विश्व आत्मा संघ द्वारा संरक्षित है। अगर आप में से कोई भी चू फैंग पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मुझे खुद को संयमित न करने के लिए दोष न दें। एल्डरली की निगाहें आग की लपटों की तरह थीं और उनका लहजा बेहद जोरदार था। ठीक है ली नाम वाली, देखते हैं कि तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो या नहीं। जवाब में भले ही जी कबीले के लोग बहुत क्रोधित थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे केवल अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए पीछे मुड़े और चले गए। आखिरकार
वह विश्व आत्मा गिल्ड का क्षेत्र था और वे वास्तव में उस परीक्षा के लिए गलत थे। चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा जी कबीला मेरी तलाश न करे, मेरा विश्व आत्मा संघ निष्पक्षता के लिए तुम्हारी तलाश करेगा। एल्डरली ने भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जी कबीले के चले जाने के बाद व्हाइट क्लोक परीक्षा के पर्दे भी गिर गए। हालांकि चू फैंग जो इस परीक्षा का केंद्र था, वह नहीं गया क्योंकि उसे विश्व आत्मा गिल्ड द्वारा एक बहुत ही शानदार महल में आमंत्रित किया गया था। चू फैंग के इलाज के लिए पहले से ही एक भव्य दावत तैयार की गई थी और चू फैंग का स्वागत करने वाला व्यक्ति उसका साथी गुबो था। भाई गुबो, ये चू फैंग को शानदार दावत देखकर थोड़ा अभिभूत महसूस हुआ। न केवल विश्व आत्मा संघ ने उसे जी कबीले से परेशानियों को दूर रखने में मदद की, बल्कि वर्तमान में वे उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कर रहे थे, इसलिए वह काफी अभिभूत था। भाई चू फैंग, अपने आप को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे विश्व आत्मा गिल्ड द्वारा इस तरह से व्यवहार किए जाने के योग्य हो। गुबो ने चू फैंग को देखकर मुस्कुराया। ये सुनने के बाद चू फैंग को वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के इरादे समझ में आ गए। जाहिर है, उन्होंने उसकी अपनी क्षमता देखी और वे चू फैंग को वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में खींचना चाहते थे। चू फैंग के लिए यह एक अच्छी बात थी, इसलिए उसने इसे दूर नहीं किया। हालांकि उस समय परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोग पहले ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से बाहर निकल चुके थे। जुगे लियुन अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे और चूंकि चू फैंग को डर था कि उनके गुरु चिंतित होंगे, इसलिए उन्होंने कहा, भाई गुबो, मेरे गुरु अभी भी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से बाहर हैं, मैं चाहता हूँ। चू फैंग भाई, चिंता मत करो, तुम्हारे मालिक को आमंत्रित करने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया गया है और तुम दोनों जल्द ही फिर से मिल जाओगे। गुबो मुस्कुराया और फिर चू फैंग को सीट पर खींच लिया। उसी समय विश्वात्मा संघ के बाहर एक शहर के भीतर, जो विशेष रूप से बाहरी लोगों के लिए आराम प्रदान करने के लिए बनाया गया था, झूगे लियुन उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए शहर के द्वार पर खड़ा था। क्या आपने इस परीक्षा में चू फैंग नामक एक युवक के बारे में सुना है? वह असुर भूत टॉवर की 6ठी मंजिल पर गया और उसे एक पका हुआ स्पिरिट फ्रूट मिला। मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे ये भी पता है कि चू फैंग इस साल सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसके पास पहले से ही मूल क्षेत्र के पहले स्तर की साधना है। उसकी युद्ध क्षमता और भी ज्यादा भयावह है। अफवाहों के अनुसार मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के लोग भी उसे नहीं हरा सकते। ये सही है। जी कबीले की युवा पीढ़ी पूरी तरह से बह गई और यहाँ तक कि जी बुफान भी चू फैंग के हाथों हार गया। उनमें से कई उसने तो जी कबीले के सदस्यों को भी हरा दिया। वह थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड है न? जी कबीले के लोग जिस तरह से सोचते हैं, वे उसे निश्चित रूप से माफ नहीं करेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो। चू फैंग जैसी प्रतिभा 100 साल से नहीं दिखी है और वह पहले से ही प्रतिभाशाली बनने के लिए किस्मत में है। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने पहले ही यह कह दिया है कि वे चू फैंग की रक्षा करेंगे। अभी उसे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और जी कबीले के लोग उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब झूगे लियुन चू फैंग के आने का इंतजार कर रहे थे, तो उनके बगल में कई सफेद लबादा पहने विश्व प्रेतात्मा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक के बाद एक मुंह चू फैंग के बारे में बात कर रहे थे और झूगे लियुन का दिल उछल पड़ा जिसने ये सब सुना। इसलिए वो ऊपर गया और विनम्रता से पूछा, पुराने भाइयों, क्या चू फैंग जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वह एज्योर प्रांत से आया था? अध्याय 202 एज्योर प्रांत में वापसी। एज्योर प्रांत। हालांकि मुझे नहीं पता कि चू फैंग कहाँ से आया था, लेकिन इतनी शक्तिशाली प्रतिभा एज्योर प्रांत से नहीं आनी चाहिए थी, है न? हाँ, चू फैंग जैसी प्रतिभा एज्योर प्रांत जैसी जगह से कैसे आ सकती है? उन्होंने सबसे पहले जुगे लियुन को देखा, फिर सभी ने अपना सिर हिला दिया। तो उस चू फैंग के पास नीले रंग का लंबा लबादा, सफेद चेहरा, मोटी भौहें, बड़ी आंखें, लंबी और सीधी नाक है और वही युवा और कोमल दिखने वाला भी है। वह एक अजीब मार्शल कौशल में भी कुशल है। वह अपनी मूल शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है ताकि वह अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के सुनहरे रंग के हथियारों को संघनित कर सके, और वह उनका काफी प्रभावशाली ढंग से उपयोग करता है। विशेष रूप से सुनहरे रंग के लंबे धनुष को संघनित करने के बाद छोड़े गए तीर चूकते नहीं हैं और यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी लोग इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। झूगे लियुन ने पूछना जारी रखा, मुझे इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसने क्या पहना था और उसका रूप कैसा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने रैंक 5 मार्शल कौशल को समझ लिया था जो विभिन्न हथियारों को संघनित कर सकता है। ये सही है, मैंने सुना है कि वह एक उत्कृष्ट शारीरिक मार्शल कौशल के साथ अच्छा है।
उसके पैरों के नीचे से बिजली चमकती है और वह अजीब तरह से तेज हो जाता है। उनमें से एक ने उत्तर दिया। उन शब्दों को सुनने के बाद झूगे लियोन खुश हो गया और अपनी मुट्ठी हथेली पर मारते हुए उसने कहा, ये निश्चित रूप से वह है। हम, बड़े भाई, आपकी आवाज से लगता है कि आप चू फैंग को जानते हैं। ये देखकर उनमें से कई ने संदेह से पूछा। जैसे ही उसने कई भावों को देखा, झूगे लियोन ने अपना सिर ऊंचा उठाया, अपनी छाती को बाहर निकाला, फिर अपनी छाती को थपथपाते हुए कहा, पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए वह चू फैंग मेरा शिष्य है। हा 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 हा। झूगे लियोन के शब्दों के बदले में अन्य लोग हंस पड़े, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। ये देखकर झूगे लियोन का चेहरा थोड़ा बदसूरत था, हालांकि वह ये नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाए। हालांकि वह एजो ड्रैगन स्कूल में एक डरावना चरित्र था, लेकिन इस जगह पर वह वास्तव में कुछ खास नहीं था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन जिन लोगों से उसने उस समय बातचीत की वे सभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसे किसी भी तरह की श्रेष्ठता की भावना नहीं मिली, क्योंकि बहुत कम लोग जो लगभग उसी पीढ़ी के थे उससे कमजोर थे। देखो, ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग हैं। लेकिन ठीक उसी समय अचानक किसी ने पास की ओर इशारा किया और आश्चर्य से चिल्लाया। देखने पर पता चला कि वहां विश्व आत्मा संघ के 100 लोगों का एक समूह था और वे वहां से गुजर रहे थे। उस समय झूगे लियोन ने भी श्रद्धा का भाव प्रकट किया। विश्व अध्यात्मवादियों के रूप में कौन विश्व अध्यात्मवादियों के समूह में शामिल नहीं होना चाहता था और उस विशाल समूह का सदस्य नहीं बनना चाहता था। हालांकि विश्व अध्यात्मवादियों के लिए आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं और कोई भी व्यक्ति केवल एक निश्चित स्तर की साधना के साथ इसमें शामिल नहीं हो सकता था। उन्हें विश्व अध्यात्मवादियों की प्रतिभा की आवश्यकता थी और उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। वह अनुबंध उस अनुबंध के बराबर था जिसमें उन्हें खुद को बेचना था। इतना ही नहीं, इसने उनकी संतानों को भी बेच दिया और हर एक पीढ़ी को विश्व आत्मा संघ की सेवा करनी थी। यह एक बहुत बड़ा प्रतिबंध था। इस प्रकार उस अनुबंध ने कई लोगों को विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने का मौका दिया, लेकिन इसने उन लोगों को भी, जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे, रुकने और केवल देखने का मौका दिया। झूगे लियोन को यह उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों का समूह उसके सामने रुका। नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथों में चित्र को देखा, फिर विनम्रता से झूगे लियोन से कहा, अगर मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप श्री झूगे लियोन हैं? वह मैं हूँ, झूगे लियोन ने सावधानी से उत्तर दिया। ये स्वर बहुत दयालु भी था, क्योंकि वह विश्व आत्मा संघ के प्रति अनादर का एक भी निशान रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भले ही उनकी साधना उससे कमतर थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। बधाई हो मिस्टर झूगे, आपके शिष्य चू फैंग को व्हाइट क्लोक परीक्षा में प्रथम स्थान मिला है। बड़ों के आदेश पर मैं आपको वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। झूगे लियोन की पहचान की पुष्टि करने के बाद उनका रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। तुम सच में हो। उन शब्दों को सुनने के बाद झूगे लियोन को जवाब देने से पहले ही उसके बगल में खड़े कई लोग फटे हुए बर्तनों की तरह थे। उनके चेहरे स्तब्ध थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार उनके पास वास्तव में आंखें थीं, लेकिन वे माउंट ताई को नहीं पहचान पाए। जहां तक झूगे लियोन का सवाल है, उसका दिल खुशी से भर गया था और वह इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड उसे इतने शानदार तरीके से आमंत्रित करेगा। ये काफी सम्मानजनक बात थी। बेशक जिस बात से वह और भी ज्यादा खुश था वह ये थी कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने उसे जवाब दिया। वह ये था कि उसका शिष्य चू फैंग वास्तव में व्हाइट क्लोक परीक्षा में प्रथम था। उसके लिए यह एक बहुत ही शानदार बात थी। उसके बाद झूगे लियोन विश्व आत्मा संघ में शामिल हो गए और एल्डरली ने व्यक्तिगत रूप से चू फैंग और झूगे लियोन का स्वागत भी किया। उन्होंने चू फैंग और झूगे लियोन को विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें स्टेटस बैज मिला था। ये बहुत ही खास किस्म का था, क्योंकि यह अतिथि एल्डर होने के दर्जे के समान था। उनकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं थी, फिर भी वे विश्व आत्मा गिल्ड से होने के सभी लाभों का आनंद ले सकते थे, संभवतः बेहतर व्यवहार भी प्राप्त कर सकते थे। इससे चू फैंग और झूगे लियोन बेहद खुश हुए। खास तौर पर झूगे लियोन इसलिए क्योंकि यह उनकी अधूरी इच्छा पूरी होने के बराबर था, क्योंकि वह विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने में सक्षम था। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का सदस्य बनने के बाद झूगे लियोन को एक निमंत्रण मिला और उसने कुछ और दिनों के लिए वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में रहने का फैसला किया। चू फैंग के लिए, चूंकि उसे कुछ काम निपटाने थे, इसलिए उसे जल्दी से एजोर प्रांत लौटना था।
जाने से पहले चू फैंग ने असुर भूत टॉवर में पोषित पके हुए स्पिरिट फ्रूट को जुगे लियोन को दे दिया। इसने एल्डरली की प्रशंसा को आकर्षित किया क्योंकि एक पका हुआ स्पिरिट फ्रूट बेहद कीमती था और यह किसी की आत्मा शक्ति में बहुत मदद करता था। जहां तक झूगे लियोन का सवाल है तो वह और भी अधिक प्रभावित हुआ। उसे पता था कि उसने सही शिष्य को अपनाया है और प्रतीक्षा के कई वर्ष व्यर्थ नहीं गए क्योंकि उसने एक प्रभावशाली शिष्य को अपनाया था। इसलिए उस दिन चू फैंग ने विश्व आत्मा संघ को छोड़ दिया और एजोर प्रांत की ओर चल पड़ा क्योंकि तारीख की कुछ गणना के बाद सू मेई की शादी का समय पहले से ही निकट आ गया था। अध्याय 203 शून्य विद्यालय में पहुंचना। साफ और चमकीले आसमान में अनंत सफेद बादलों के ऊपर एक विशाल सफेद सिर वाला चील हवा में उड़ रहा था। वह सफेद सिर वाला ईगल बेहद खूबसूरत था और उसकी गति अजीब तरह से तेज थी। यह उच्चतम गुणवत्ता वाला सफेद सिर वाला ईगल था और यह उन उपहारों में से एक था जो विश्व आत्मा गिल्ड ने चू फैंग को दिया था। चू फैंग ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करके सफेद सिर वाले ईगल पर पैर क्रॉस करके बैठ गया। उसने ईगल को नहीं चलाया क्योंकि वह मानव स्वभाव को समझता था और वह स्पिरिट प्रांत और एजोर प्रांत के रास्तों को समझता था। उसे चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ शब्दों के साथ यह अपने आप ही गंतव्य पर पहुंच जाएगा। चले गए। स्पिरिट प्रांत से बाहर और एजोर प्रांत में उड़ने के बाद चू फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी नजर पीछे घुमाई। चला गया। जी कबीले के लोग बेवकूफ नहीं हैं और वे जानते हैं कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड आपको चुपके से विदा करेगा। स्वाभाविक रूप से वे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एग्गी की मधुर आवाज गूंजी और यह बेहद मार्मिक थी, लेकिन दुख की बात है कि वह मधुर आवाज सिर्फ चू फैंग ही सुन सकता था। मुझे वास्तव में विश्व आत्मा गिल्ड को धन्यवाद देना होगा। चू फैंग के मुंह के कोने पर एक आभारी मुस्कान दिखाई दी। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड छोड़ने के बाद जी कबीले के लोगों ने चू फैंग का गुप्त रूप से पीछा किया। हालांकि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने भी उसे गुप्त रूप से बचाने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था। वे दोनों अंधेरे में थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। इसलिए स्पिरिट प्रांत छोड़ने के बाद जी कबीले और विश्व स्पिरिट गिल्ड ने उसका पीछा नहीं किया। चू फैंग ने इसे कैसे पहचाना, ये चू फैंग को व्हाइट क्लोक परीक्षा के बाद मिले भारी लाभों से पता चला। चू फैंग को अपने करीब लाने के लिए विश्व आत्मा संघ ने न केवल चू फैंग को एक महंगा सफेद सिर वाला ईगल उपहार में दिया, बल्कि उन्होंने उसे कुछ मूल मोती और कुछ चीजें भी दी जो आत्मा शक्ति के लिए फायदेमंद थीं। चू फैंग ने मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए उन मूल मोतियों पर भरोसा किया। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात स्पिरिट फ्रूट की शक्ति थी और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से उपहारों के अलावा उसने अपनी स्पिरिट शक्ति को एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक बढ़ा दिया और उसने एक पूरी तरह से नए चरण में कदम रखा। वर्तमान चू फैंग पहले से ही ग्रे क्लोक स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसकी स्पिरिट पावर बेहद मजबूत थी और उसने जो स्पिरिट फॉर्मेशन बनाए थे वे अतुलनीय रूप से मजबूत थे। अधिक सख्ती से कहें तो चू फैंग पहले से ही ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। हालांकि चूंकि उसे कुछ काम करने थे, इसलिए चू फैंग ग्रे क्लोक परीक्षा के लिए नहीं गया। लेकिन वास्तव में चू फैंग को वास्तव में परीक्षा में प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही एक विश्व आत्मा ग्रे क्लोक था। सफेद सिर वाले ईगल की तेज गति के कारण यात्रा का समय बहुत कम हो गया। इसलिए एजोर प्रांत में लौटने के बाद चू फैंग सीधे वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला की ओर नहीं गया, बल्कि वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला के बाहर शून्य पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया। लिटिल व्हाइट, यही मेरा इंतजार करो। पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान पर चू फैंग ने विशाल व्हाइट हेडेड ईगल को कुछ बार थपथपाया और फिर पर्वत श्रृंखला के बीच की ओर बढ़ गया। लिटिल व्हाइट के लिए ये वह नाम था जो उसने व्हाइट हेडेड ईगल को दिया था। चू फैंग का लक्ष्य शून्य पर्वत श्रृंखला में एक दूसरे दर्जे का स्कूल था। उस स्कूल को शून्य स्कूल कहा जाता था। हालांकि इसकी ताकत एजो ड्रैगन स्कूल जितनी मजबूत नहीं थी और ये दूसरे दर्जे के स्कूलों में केवल औसत दर्जे का था, आखिरकार यह अभी भी एक दूसरे दर्जे का स्कूल था। चू फैंग के उस जगह जाने का कारण ये था कि वह बस कुछ लोगों का इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए उसने न केवल एग्गी की शक्ति उधार ली, बल्कि अपनी बातचीत की शक्ति बढ़ाने के लिए भूरे रंग का लबादा भी पहना। शून्य विद्यालय के मुख्य हॉल में शून्य विद्यालय का मुखिया वर्तमान में 2 प्रबंधक बुजुर्गों के साथ बातचीत कर रहा था। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का बड़ा आदमी था। हालांकि वह 50 साल का भी नहीं था, लेकिन उसका सिर पहले से ही सफेद बालों से भरा हुआ था और उसके पास गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना थी। हालांकि दोनों प्रबंधक बुजुर्ग साधना के मामले में शून्य विद्यालय के प्रमुख जितने मजबूत नहीं थे,
फिर भी वे गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि अचानक कसकर बंद बड़ा दरवाजा अचानक खुल गया और एक बुजुर्ग अंदर घुस आया। प्रभु महोदय, यहाँ एक सम्मानित अतिथि हैं। वह बुजुर्ग पसीने से लथपथ था। उसका चेहरा पीला सफेद था और उसने कांपती आवाज में कहा, सम्मानित अतिथि कौन? ये देखकर शून्य विद्यालय के प्रमुख और दो बुजुर्गों को पता था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे जल्दी से उठ खड़े हुए और सवाल किया, जबकि उनके सिर धुंध से भरे हुए थे। यह मैं हूँ, एक वृद्ध आवाज गूंजी और चू फैंग बिना कोई आवाज किए मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और हवा के झोंके से दरवाजा उड़ गया और वह बंद हो गया। उसी समय भूरे रंग की आत्मा संरचना की एक परत मुख्य हॉल को घेर कर घनीभूत हो गई। इसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर बंद कर लिया। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट चू फैंग के शरीर पर ग्रे क्लोक और उसके द्वारा प्रदर्शित तरीकों को देखने के बाद शून्य स्कूल के प्रमुख और दो प्रबंधक बुजुर्ग एक ही समय में आश्चर्य में चिल्लाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की स्थिति बहुत बढ़िया थी। आखिरकार पूरे एजोर प्रांत में केवल दो ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट थे। एक नंबर 1 स्कूल लिंग्यून स्कूल में था और दूसरा किलिन प्रिंस की हवेली में था। उन दोनों की स्थिति बहुत ऊंची थी और वे बहुत प्रसिद्ध बड़े चरित्र थे। उनके सामने चून की एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जैसा व्यक्ति प्रकट हुआ। इसने तुरंत लोगों को दो पात्रों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान हो गया होगा और उनके घबराए हुए दिल हर जगह उछल कूद कर रहे होंगे। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि आपका सम्मानित नाम क्या है और मेरे शून्य विद्यालय में अपनी उपस्थिति का सम्मान करने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं? शून्य विद्यालय के प्रमुख ने अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करने के बाद सम्मानपूर्वक पूछा। मेरा कोई नाम या उपनाम नहीं है, लेकिन आप मुझे मिस्टर ग्रे क्लोक कह सकते हैं। आज यहाँ आकर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। चू फैंग शून्य विद्यालय के प्रमुख के सिंहासन पर चला गया और वहां बैठ गया, जैसे कि वह उस क्षेत्र का स्वामी था। मिस्टर ग्रे क्लोक, शून्य विद्यालय का मुखिया एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी उस नाम के बारे में नहीं सुना था। ये देखा जा सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति न तो लिंग्यून स्कूल का व्यक्ति था और न ही किलिन राजकुमार की हवेली का। हालांकि वह इस बात पर आश्वस्त नहीं था कि उसकी आंखों के सामने जो व्यक्ति था वह उन दो बड़े पात्रों में से एक नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसका शून्य विद्यालय अपमानित कर सके। तो शून्य विद्यालय के प्रमुख ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि श्री ग्रे क्लोक ने क्या अनुरोध किया है। जब तक मेरा शून्य विद्यालय ऐसा कर सकता है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। 3 दिन बाद मैं चाहता हूं कि तुम शून्य विद्यालय के कुलीन लोगों का नेतृत्व करो और वर्मिलियन बर्ड सिटी की ओर जाओ, ताकि एक महिला से मेरी शादी कराने में मेरी मदद कर सको। लेडी कौन? वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सू मेई की छोटी बेटी। सू मेई है न? क्या ये वह व्यक्ति नहीं है जिससे शांगुआन परिवार का बेटा शांगुआन या 3 दिनों में शादी करेगा? उन शब्दों को सुनने के बाद वहां मौजूद कुछ लोग अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे और उनके चेहरों पर कठिन भाव दिखाई दिए। शांगुआन परिवार को कम नहीं आंका जाना चाहिए। ताकत के मामले में वे उसके शून्य विद्यालय से भी अधिक शक्तिशाली थे। शांगुआन परिवार की शांगुआन या की भावी पत्नी से शादी करने के लिए उनसे मदद करने के लिए कहना निस्संदेह उन्हें शांगुआन परिवार का दुश्मन बनने के लिए कहना था, और यह शून्य विद्यालय के लिए एक आपदा का कारण होगा। हालांकि उनका शून्य विद्यालय भी ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को अपमानित नहीं कर सकता था। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी के विद्यालय को भी उस तरह के विशाल चरित्र के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे दर्जे के विद्यालय की तो बात ही छोड़िए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी असली पहचान के साथ आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दुश्मन बनाने के बराबर है। तुम खुद को शून्य विद्यालय के रूप में नहीं, बल्कि मेरे अधीनस्थों के रूप में, श्री ग्रे क्लोक के रूप में छिपा सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें ये सब कुछ बिना किसी कीमत पर नहीं करने दूंगा। जब तक तुम आगे बढ़कर इस विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार हो, चाहे ये सफल हो या न हो, मैं मुआवजे के रूप में तुम्हारे शून्य विद्यालय के मुख्य क्षेत्र में एक विशाल आत्मा निर्माण सरणी स्थापित करूंगा। चू फैंग ने उदासीनता से कहा। ये शब्द बोलने के बाद शून्य विद्यालय के प्रमुख और 2 प्रबंधक बुजुर्गों की आंखें चमक उठी और उनके चेहरों पर पागलपन भरी खुशी दिखाई दी। एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से रखी गई एक स्पिरिट फॉर्मेशन। आकर्षण की वह डिग्री बहुत अधिक थी, क्योंकि आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो कई प्रथम श्रेणी के स्कूलों में भी नहीं था। अध्याय 204 महान खुशी का दिन।
3 दिन बाद वर्मिलियन बर्ड सिटी में सभी लोग बहुत खुश थे और बाहर के सभी कुलीन कबीले, उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रसिद्ध लोग वर्मिलियन बर्ड सिटी में वापस आ गए। आज बहुत खुशी का दिन था क्योंकि शानगुआन परिवार के भावी स्वामी शानगुआन या सुमेई से विवाह करने जा रहे थे, जो वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी सुहेन की युवा पुत्री थी। हालांकि जब बाहर पटाखे फूट रहे थे और आकाश में घंटे, घड़ियाल तथा ढोल बज रहे थे, तो नगर के राजा के निवास के एक कमरे में वातावरण स्पष्ट रूप से असामान्य रूप से उदास था। आज सुमेई ने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। वह पोशाक बेहद खूबसूरत थी और सुमेई का प्यारा और सुंदर चेहरा चरम पर था। उसकी सुंदरता वास्तव में काउंटियों और शहरों को तबाह कर सकती थी। हालांकि उसके बगल में बैठी नौकरानी ने उसे मेकअप लगाया, कपड़े पहनाए, कंघी की, हंसी के ठहाके लगाए, लेकिन सुमेई के चेहरे पर खुशी का एक भी निशान नहीं था। इसके विपरीत उसके मीठे चेहरे पर आंसू की 2 धाराएं बह रही थीं। इससे नौकरानी घबरा गई और वह सुमेई के आंसू पोंछती रही। वह मेकअप ठीक करना चाहती थी, लेकिन ये बेकार था क्योंकि आंसू और भी ज्यादा बहते गए जब तक कि उसके चेहरे का मेकअप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया। तारांकन टकराना कदम। अचानक प्रवेश द्वार से एक जोरदार धमाका हुआ और मजबूत बड़ा दरवाजा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। नगर के राजा के निवास के 2 पहरेदार कमरे में गिर पड़े और बेहोश हो गए। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस बदलाव से नौकरानियां चीखने लगीं। हालांकि जब 2 आकृतियां अंदर आईं, तो नौकरानियां जहां खड़ी थीं वहीं अचंभित रह गईं। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। महिला ने सफेद पोशाक पहनी थी और वह बेहद सुंदर थी। उसका आकर्षक फिगर, आकर्षक चेहरा था और वह किसी की भी आत्मा को आसानी से अपनी ओर खींच सकती थी। ये सुंदरता अन्य महिलाओं को उसकी सुंदरता में खो जाने के लिए मजबूर कर देती थी और वह सुमेई की बड़ी बहन सुरो थी। एक लंबा, बड़ा और सुगठित पुरुष सुरो के बगल में खड़ा था। पुरुष की मोटी भौहें, बड़ी आंखें और काली त्वचा थी। वह कोई और नहीं बल्कि सुरो और सुमेई का बड़ा भाई था, जो सुहेन का सबसे बड़ा बेटा सुलोंग था। सुलोंग इस साल 25 साल का हो गया था और उसने पहले ही खुद को काफी अच्छी तरह से स्थापित कर लिया था। उसके पास गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर की साधना थी और सुपरिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में वह आमतौर पर बाहर रहता था, सुपरिवार को रिश्ते बनाने में मदद करता था, इसलिए वह शायद ही कभी वर्मिलियन बर्ड सिटी में लौटता था। हालांकि जब सुलोंग को खबर मिली कि उसकी अपनी छोटी बहन की शादी शानगुआन या से होने जा रही है और यह एक मजबूरी वाली शादी भी है, तो वह जल्दी से वापस आ गया। भाई बहन, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जब उसने 2 लोगों को देखा तो सुमेई थोड़ा घबरा गई और उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। छोटी बहन, मेरे पीछे आओ, चलो। सुलोंग ने सुमेई की ओर देखा जिसके चेहरे पर आंसू थे, और बिना कुछ कहे उसने सुमेई का छोटा हाथ पकड़ लिया और बाहर चला गया। सुरो बिना कुछ कहे उसके पीछे चली गई। भाई बहन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। सुमेई ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अपने बड़े भाई के सामने उसकी आत्मिक क्षेत्र की साधना बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। बेवकूफ बहन, तुम्हें तो वह शानगुआन या भी पसंद नहीं है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैं तुम्हें नरक की ओर कूदते हुए नहीं देखूंगा। सुलोंग ने कहा। उसने पहले ही सुमेई को महल से बाहर खींच लिया। हालांकि जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह खुद को अचंभित किए बिना नहीं रह सका और उसने अपने कदम आगे रोक लिए। उसके सामने दर्जनों लोग थे। वे सभी वर्मिलियन बर्ड सिटी के शीर्ष विशेषज्ञ थे और जो सबसे आगे था वह वर्मिलियन बर्ड सिटी का नगर स्वामी था, 3 भाई बहनों का पिता सुहेन। तुम क्या कर रहे हो? सुहेन की तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा। पिताजी, मैं छोटी मेई को ले आऊंगा। मैं उसे उस शानगुआन या कमीने से शादी नहीं करने दूंगा, सुलोंग ने ऊंची आवाज में कहा। तारांकन बम। उसके बोलने के तुरंत बाद सुलोंग के चेहरे पर एक स्पष्ट और जोरदार थप्पड़ पड़ा। शक्तिशाली शक्ति ने उस मजबूत कद के पुरुष को जबरदस्ती थप्पड़ मारा जो कि गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था और जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर खून जैसा लाल हथेली का निशान दिखाई दिया। ऐसा करने वाला व्यक्ति उसका पिता सुहेन था। यहाँ से चले जाओ। सुहेन ने सुलोंग की ओर इशारा किया और जोर से डांटा। पिताजी, क्या आप सच में सिर्फ ये देखते रहेंगे कि छोटी मेई ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही है जिसे वो पसंद नहीं करती? ठीक उसी समय सुरो बाहर आई। वह सुमेई के पास चली गई और उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, अच्छी तरह देखो, अपनी बेटी के चेहरे पर आंसू देखो। क्या तुम उसकी अनिच्छा नहीं देख सकते?
क्या तुम उसकी कड़वाहट नहीं देख सकते? आप एक पिता के रूप में वास्तव में अपनी बेटी की खुशी को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना चाहते हैं और उसे भविष्य में आंसुओं से अपना चेहरा धोने देना चाहते हैं। सू रो की आवाज़ बहुत तीखी थी और वहां मौजूद हर कोई दुख महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि सू हेन की आंखें भी चमक रही थीं और वह उस समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। काफी देर बाद उसने अपने पीछे खड़ी भीड़ की ओर हाथ हिलाया। वे लोग सू हेन के भरोसेमंद सहयोगी थे और वे सभी तुरंत सू हेन के कहने का मतलब समझ गए। वे चतुराई से चले गए और उनके जाने के बाद वहां केवल 4 लोग बचे, सू हेन, सू लॉन्ग, सू रो और सू मेई। आह! सू हेन ने पहले आह भरी, फिर पहले से अपना उग्र रवैया पूरी तरह से बदल दिया और धीरे से कहा, लंबे समय तक छोटी रो, छोटी मेई। इस मामले में मुझे वास्तव में कुछ नहीं कहना है। शांगगुआन परिवार को किलिन राजकुमार के महल से उच्च स्वीकृति मिली है और उनके पास वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासक अधिकार के लिए लड़ने की योग्यता है। शांगगुआन यू को भी सफलता मिली है और उसने हाल ही में गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश किया है। उसकी साधना पहले ही मुझसे आगे निकल गई है और वह अब वर्मिलियन बर्ड सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर वह वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन के अधिकार के लिए लड़ना चाहता है तो शहर के स्वामी का पद केवल उसका ही हो सकता है, किसी और का नहीं। यहाँ तक कि शहर के स्वामी की हवेली भी उसे देनी होगी। इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। हालांकि शांगगुआन यू ने मुझसे कहा कि वह बूढ़ा हो गया है और उसे वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन के अधिकार की परवाह नहीं है। फिलहाल वह केवल अपने 2 पोते पोतियों को बसाना चाहता है। तो जब तक छोटी मेई शांगगुआन या से शादी कर लेती है और वे जल्दी से जल्दी शादी खत्म कर लेते हैं, तब तक उसका शांगगुआन परिवार वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन के अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ेगा। पिताजी, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? शांगगुआन यू एक बूढ़ा चालाक लोमड़ी है। आप उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? सू रो ने खंडन किया। हाँ पिताजी, वह स्पष्ट रूप से आपको छोटी मेई को शांगगुआन या को सौंपने की धमकी दे रहा है। हालांकि जब छोटी मेई शादी करेगी तो शायद उसे तुरंत पछतावा होगा और वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन के अधिकार के लिए लड़ाई होगी। सू लॉन्ग भी ऊपर गया और बोला, तुम में से कोई क्या समझता है? भले ही शांगगुआन यू को इसका पछतावा हो, लेकिन जब तक छोटी मेई की शादी हो चुकी है, शांगगुआन परिवार मेरे सू परिवार के लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाएगा। जब तक मेरे सू परिवार के पास एक निश्चित आधार है, क्रांति की तारीख होगी। जल्दी या बाद में मैं गहन क्षेत्र के 6वें स्तर में प्रवेश करूंगा। उस समय मैं सब कुछ वापस ले सकता हूँ। सू हेन का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सू परिवार की तथाकथित नींव छोटी मेई की खुशी से भी अधिक महत्वपूर्ण है? परिवार की नींव की रक्षा के लिए आप छोटी मेई को सौदेबाजी के लिए देने को तैयार हैं। आप व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी की खुशी के लिए कब्र खोद रहे हैं। यहाँ तक कि सू रो की आंखें भी नम हो गईं। ये सही है, मेरे लिए सू परिवार की नींव ज्यादा महत्वपूर्ण है, सू हेन ने जवाब दिया। चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए अब और बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं छोटी मेई को ले जाऊंगा। सू रो ने सू मेई को पकड़ लिया, छलांग लगाई, एक गहन शारीरिक तकनीक का प्रदर्शन किया और दूर भाग गया। पिताजी, छोटी मेई की खुशी के लिए मुझे उसे नाराज करना ही होगा। उसी समय सू लॉन्ग ने भी अपनी मजबूत मार्शल स्किल का प्रदर्शन किया और अपने ही पिता पर हमला कर दिया। वह सू रो और सू मेई को भागने के लिए कुछ समय देना चाहता था। अध्याय 205 दुल्हन को साथ ले जाना। मुझे पता है कि आप भाई बहनों में एक दूसरे के लिए गहरा स्नेह है, लेकिन अंतिम स्थिति पर हमेशा जोर दिया जाना चाहिए। देर सवेर आप मेरे श्रमसाध्य प्रयासों को समझ जाएंगे। सू हेन के लिए उन दोनों के तरीके कीड़ों जैसे महत्वहीन कौशल थे। बिना हिले डुले उसने गहन क्षेत्र के 5वें स्तर का दबाव छोड़ दिया और सू लॉन्ग के हमले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद उस क्षेत्र में मौजूद सभी लोग तुरंत ही दबाव की चपेट में आ गए। सू रो को दबाव ने जकड़ लिया और भागना तो दूर की बात है, उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गई। पिताजी, मेरे भाई और बहन को जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शांगगुआन से शादी करूंगी। मैं उससे शादी करूंगी। सू मेई ने सू लॉन्ग और सू रो को देखते हुए विनती की, जिनके चेहरे पर दर्द था। आह छोटी मेई, मुझे माफ कर दो। सू हेन के चेहरे पर भी दर्द था और ये देखा जा सकता था कि उसका दिल भी ठीक नहीं था। हालांकि उसने सू लॉन्ग और सू रो को तुरंत जाने नहीं दिया। उसने सू लॉन्ग और सू रो की ताकत को अस्थायी रूप से सील करने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया।
वे बोल भी नहीं सकते थे। उस घटना के तुरंत बाद शांगगुआन परिवार की दुल्हन शहर के राजा के निवास के सामने पहुंची। शांगगुआन या दूल्हे के कपड़े पहने हुए एक लंबे और बड़े घोड़े पर सवार था। उसकी मुस्कान छुप नहीं पा रही थी क्योंकि वह आखिरकार उस व्यक्ति से शादी कर सकता था जिसके लिए वह अपने सपनों में भी तरसता था। TN दुल्हन एस्कॉर्ट कुछ इसी तरह की है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, और एक सेडान कुर्सी, एक बॉक्स जैसी चीज है जिसे वे ले जा रहे हैं। अनुरक्षण समूह में शांगगुआनिया का बड़ा भाई, वह व्यक्ति जिसने चू फैन को ड्रैगन नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था, वह भी वहां था। शांगगुआन तियान, जिसने चू फैन का पीछा करते हुए उसे ड्रैगन नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था। सबसे खास बात यह थी कि वर्तमान शांगगुआन तियान ने भी दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी और उसकी प्रसन्न मुस्कान शांगगुआनिया की मुस्कान से जरा भी कम नहीं थी। क्या हो रहा है? दो दूल्हे क्यों हैं? क्या दोनों भाई सू मेई से शादी करने जा रहे हैं? उस अजीब दृश्य का सामना करते हुए सभी ने अपनी चर्चाएं शुरू कर दी और सभी हैरान हो गए। शांगगुआन तियान, शांगगुआनिया, इसका क्या मतलब है? सू हेन ने विशेषज्ञों को शहर के स्वामी के निवास से बाहर निकाला। शांगगुआन परिवार की हरकतों का सामना करते हुए वह भी काफी नाखुश था। महामहिम, हम दोनों भाई यहाँ किस और कारण से आ सकते हैं? बेशक, आपकी बेटियों से शादी करने के लिए, शांगगुआनिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन बोलते समय वह घोड़े से नीचे भी नहीं उतरा। उसने सुहेन को नीचे देखते हुए ये शब्द कहे। TN जो लोग उच्च पद पर होते हैं, जैसे कि जनरल, वे घोड़ों पर रहते हैं, जबकि निम्न पद पर रहने वाले लोग जैसे कि सैनिक जमीन पर रहते हैं। महामहिम, बिना कोई सच्चाई छिपाए, मैं शांगगुआन तियान पहले से ही आपकी बेटी सू रो के प्यार में पड़ चुका हूँ। संयोग से आज बहुत खुशी की तारीख है क्योंकि मेरा छोटा भाई शांगगुआनिया आपकी सबसे छोटी बेटी सू मेई से शादी करने जा रहा है। तो क्यों न सू रो की शादी भी मेरे शांगगुआन परिवार में करवाकर दोहरी शादी कर ली जाए। मैं शांगगुआन तियान निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शांगगुआन तियान ने भी बात की, लेकिन वह भी बोलने के लिए घोड़े से नीचे नहीं उतरा। बकवास, शांगगुआनिया मेरे परिवार की महिला से शादी कर रही है क्योंकि यह पहले से तय था। आपके बारे में क्या? आप प्रपोज करने भी नहीं आए, फिर भी आप सीधे शादी करने आ गए। आप बस जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। शहर के राजा के निवास से एक बूढ़े व्यक्ति ने शांगगुआन तियान की ओर इशारा किया और गुस्से से डांटा। अहंकारी, मैं शहर के राजा से बात कर रहा हूं और तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। शांगगुआन तियान बूढ़े आदमी की फटकार का सामना करते हुए गुस्से में था। उसने अपने हाथ में चाबुक उठाया और जोर से मारा। हम्फ, कोई व्यक्ति जो केवल गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है, उसे मेरे सामने इतनी बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी उस चाबुक का सामना करते समय जरा भी नहीं डरा, जिसमें गहन शक्ति थी और जो एक ड्रैगन की तरह था। उसने अपना हाथ उठाया और पकड़ लिया, फिर चाबुक उसके हाथ में कसकर पकड़ लिया गया। ये पता चला कि बूढ़ा आदमी गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक व्यक्ति था। तुम अपमानजनक छोटे बदमाश, यहाँ नीचे उतरो। बूढ़ा आदमी क्रोधित था और वह शांगगुआन तियान को घोड़े से नीचे खींचना चाहता था। धमाका, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक शक्तिशाली बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। शक्तिशाली शक्ति ने तुरंत बूढ़े आदमी की आभा को सीमित कर दिया और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को रोक दिया। महामहिम, बूढ़े आदमी ने एक तरफ देखा और वह खुद को घूरने से नहीं रोक सका क्योंकि उसे रोकने वाला व्यक्ति उसका अपना मालिक सू हेन था। सू हेन ने पहले बूढ़े व्यक्ति की ओर अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने पीछे अपने अधीनस्थों से बोला, जाओ, दूसरी महिला और तीसरी महिला को बाहर लाओ। आज मेरे सू परिवार का शांगगुआन परिवार के साथ दोहरा विवाह होगा। TN दूसरी महिला सू रो है क्योंकि वह दूसरे नंबर पर पैदा हुई थी। सबसे बड़ा भाई सू लोंग है और तीसरी महिला सू मेई है क्योंकि वह तीसरे नंबर पर पैदा हुई थी। जब सू हेन ने ये शब्द कहे तो तुरंत भीड़ में कोलाहल मच गया और हर कोई हैरान रह गया। अगर शांगगुआनिया और सू मेई के बीच शादी पूरी तरह से अपेक्षित और सामान्य थी, तो शांगगुआन तियान और सू रो के बीच शादी एक अकारण परेशानी थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी अनुमति सामान्य परिवार भी नहीं देते। शहर के स्वामी के परिवार की तो बात ही छोड़िए, वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासक की। हालांकि उस समय न केवल सू हेन ने बेतहाशा काम नहीं किया, बल्कि वह सहमत भी हो गया। इससे लोग काफी अवाक रह गए। पूर्व में अत्याचारी और शक्तिशाली शहर के स्वामी ने दो युवकों के सामने अपना सिर झुकाना चुना।
इससे लोगों को लगा कि यह अकल्पनीय था और 100 बार सोचने के बाद भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। शहर के स्वामी ने शांगुआन परिवार की ऐसी अशिष्ट मांगें मान ली। कुछ लोगों ने, जो पूरी सच्चाई नहीं जानते थे, सवाल किया, आप शायद नहीं जानते, मैंने सुना है कि शांगुआन परिवार के स्वामी शांगुआन यू गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर हैं, लेकिन शहर का स्वामी गहन क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर है। हालांकि सू परिवार अभी भी वर्मिलियन बर्ड सिटी का शासक है, लेकिन वास्तव में उनकी ताकत शांगुआन परिवार से कम है। मैं ये भी मानता हूँ कि शांगुआन या और सू मेई की शादी की प्रगति शांगुआन यू की वजह से है। किसी ने गुप्त रूप से जानकारी लीक कर दी। क्या ये सच है? ये सुनने के बाद सभी के चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव बदल गए और वे लगातार स्तब्ध थे। इसका मतलब था कि वर्मिलियन बर्ड सिटी का असली शासक सू परिवार नहीं, बल्कि शांगुआन परिवार था। वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खबर थी। यद्यपि लोगों को अभी भी लग रहा था कि यह मामला कल्पनीय है, लेकिन जब नगर के स्वामी की बेटियां सू रॉ और सू मेई ने भव्य दुल्हन की पोशाक पहनी और निवास से बाहर निकली, तो सभी को पता चल गया कि वर्मिलियन बर्ड सिटी की वर्तमान स्थिति वास्तव में बदल गई है। ये बुरा है, नगर स्वामी, ये बुरा है। लेकिन उसी समय पास से एक घबराई हुई चीख की आवाज आई। उस घबराई हुई चीख ने खुशी के माहौल को तुरंत तहस नहस कर दिया और सबकी नजरें उस ओर चली गईं। उन्होंने देखा कि शहर के राजा के घर से एक पहरेदार पागलों की तरह भागकर उनके घर की ओर आ रहा है। हालांकि उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे और हर जगह खून फैला हुआ था। क्या हो रहा है? क्या हुआ? जवाब में सू हैन और अन्य लोग जल्दी से वहां चले गए। नगरपाल, वहां एक दुश्मन हमला कर रहा है। उस व्यक्ति के बोलने के बाद वह बेहोश हो गया। क्या दुश्मन हमला कर रहे हैं? ये शब्द सुनने के बाद सुहेन पूरी तरह से भ्रमित हो गया और वह शांगुआन या और शांगुआन तियान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने पाया कि उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इससे सुहेन उलझन में पड़ गया। वास्तव में उसके सू परिवार के लिए सबसे बड़ा दुश्मन शांगुआन परिवार था। लेकिन वर्तमान में यदि शांगुआन परिवार हमला नहीं कर रहा था, तो कौन व्यक्ति उसके वर्मिलियन बर्ड सिटी पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सकता था? धप धप धप, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धप 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 धप। तारांकन। ठीक उसी समय जिस दिशा से गार्ड भागा था, वहां से घंटियों और ढोल की आवाजें गूंजने लगी। हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और साथ ही वे पूरी तरह से हैरान थे। उनके दिलों में अवर्णनीय भय भर गया, क्योंकि घंटियों और ढोल की आवाजें स्पष्ट रूप से दुल्हन के अनुरक्षक की थीं। अध्याय 206 ग्रेकलोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट। जैसे ही खुशी के मौके पर घंटियां और ढोल बजने लगे, लोगों का एक समूह राजसी अंदाज में प्रकट हुआ। कुछ लोगों ने घंटियां बजाईं, कुछ ने ढोल बजाए, कुछ ने तुरही बजाई, कुछ ने तख्तियां उठाईं और उन तख्तियों पर 2 बड़े शब्द साफ साफ लिखे थे, दुल्हन का अनुरक्षक। लोगों के समूह के कपड़े भी खुशी का संचार कर रहे थे। ऊपर से देखने पर वे दुल्हन के अनुरक्षक के रूप में लोगों के समूह की तरह लग रहे थे, लेकिन यही वह क्षेत्र था जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि अनुरक्षक कहाँ से आया है और कौन किससे शादी करने जा रहा है। सबसे खास बात यह थी कि भले ही लोग काफी खुशनुमा कपड़े पहने हुए थे, फिर भी एक अजीब बात थी। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक मुखौटा था और उनकी शक्ल सूरत नहीं दिखाई दे रही थी। रुको, तुम कौन हो? नगर के राजा के निवास से पहरेदार दौड़कर आए और उन्हें निवास के बाहर ही रोक दिया और सावधानी से उन्हें घूरने लगे। मिस्टर ग्रेकलोक के आदेश पर हम शहर के स्वामी लेडी सू मेई की बेटी को ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। जो व्यक्ति आगे था उसने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या एस्कॉर्ट सू मेई? क्या सू मेई शांगुआन हाँ की मंगेतर नहीं है? वे सू मेई को एस्कॉर्ट करने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? और मिस्टर ग्रेकलोक कौन है? जिस दिन शांगुआन परिवार दुल्हन का स्वागत करने आ रहा है, यह मिस्टर ग्रेकलोक शांगुआन या की भावी पत्नी को ले जाने के लिए यहाँ आता है। वह यहाँ सबके सामने शांगुआन परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। भीड़ में से हैरानी भरी चीखें निकल रही थीं और हर कोई उस व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गया था। यहाँ तक कि शहर के राजा के निवास के लोग भी हैरान थे और उनके सिर में कोहराम मचा हुआ था। हालांकि उन्हें एक बात का यकीन था, वह ये कि लोगों का समूह स्पष्ट रूप से अराजकता फैलाने के लिए वहां आया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह शांगुआन परिवार की ओर था या शहर के राजा के निवास की ओर। धिक्कार है, तुमने मेरे शांगुआन परिवार में आकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। तुम सच में जीने से ऊब चुके हो। लोगों,
इन लोगों के समूह को पकड़ो। शांगुआन तियान बहुत क्रोधित था। शहर के शासक के निवास को जवाब देने से पहले ही उसने अपने अधीनस्थों को लोगों के समूह की ओर भागने का आदेश दिया। हालांकि उसने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, उन्हें मारने का नहीं। स्वाभाविक रूप से चूंकि आज बहुत खुशी का दिन था, इसलिए खून नहीं देखा जा सका, अन्यथा ये दुर्भाग्य था। हालांकि शांगुआन परिवार के समूह को पास जाने से पहले ही नेतृत्व करने वाले ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और आकाश से मजबूत मूल शक्ति उतरी। यह दृश्य ब्लेड में बदल गया और उन्होंने शांगुआन परिवार के दर्जनों सदस्यों को मार डाला जो भाग रहे थे। हत्या का तरीका भी बेहद क्रूर था। उन्होंने न केवल शांगुआन परिवार के सिर काटे, बल्कि ब्लेड से उनके हाथ पैर भी काट दिए। मौत बहुत ही दर्दनाक थी और हर जगह खून बिखरा हुआ था। यह उस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया और वे अत्यंत स्तब्ध थे। आसपास के लोग पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अभी वे सभी यह महसूस कर सकते थे कि लोगों के समूह के भीतर गहन क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था और यह एक ऐसा विशेषज्ञ था जो गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। इसके अलावा अपने निर्दयी तरीकों से वे ये भी पुष्टि कर सकते थे कि लोगों का समूह अच्छे इरादे से नहीं आया था। जो लोग श्री ग्रेकलोक के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें बिना चर्चा के मार दिया जाएगा। जिस व्यक्ति ने अभी हमला किया था, उसने उदासीनता से कहा। उसी समय उसके पीछे कई सौ लोगों ने अपने हाथों में रखी हुई वस्तुओं को नीचे रखा और अपनी प्रबल आभा का उत्सर्जन किया। गहन क्षेत्र में 3 विशेषज्ञ थे और 3 लोगों के अलावा शेष कई सौ लोग मूल क्षेत्र के शिखर पर थे। हे भगवान, वे कहाँ से आए हैं? उनमें इतनी ताकत है। यह मजबूत आभा एक अदृश्य तूफान की तरह थी जो हर जगह घूम रही थी। वहां मौजूद हर कोई दबाव महसूस कर सकता था। शांगुआन परिवार और शहर के स्वामी के निवास के लोग ठीक थे, हालांकि अधिकारियों और रईसों के चेहरे काफी बदसूरत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत ज्यादा ताकत थी। ये दूसरे दर्जे के स्कूल के कुलीनों के बराबर था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शांगुआन परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उनके पास काफी ताकत थी। बिना चर्चा के हत्या। देखते हैं कि यह मिस्टर ग्रेकलोक किस तरह का व्यक्ति है। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज गूंजी और उसके बाद हवा का एक झोंका आया। शांगुआन तियान और शांगुआन या के सामने एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। ये शांगुआन यू है, शांगुआन परिवार का स्वामी। अफवाहों के अनुसार वह पहले ही गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका है और वर्मिलियन बड सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या झूठ। उस बूढ़े आदमी के प्रकट होने के बाद वहां मौजूद कई लोग आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि शांगुआन तियान और शांगुआन या भी जल्दी से अपने ऊंचे घोड़ों से उतरकर एक आंख वाले बूढ़े आदमी के सामने गए और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। दादाजी, तुम दोनों पीछे हट जाओ। मैं खुद ही चूहों के इस समूह को मारने के लिए पर्याप्त हूँ। शांगुआन यू ने अपना हाथ हिलाया, फिर उसकी तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं। उसकी एक आंख से चमक निकल गई और उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया। बिना हवा के उसका लबादा पागलों की तरह लहराने लगा और तेज दबाव उसके शरीर से बाहर निकलते हुए ज्वार की तरह था। यह एक आकारहीन विशाल लहर बन गई जो एक के बाद एक लोगों के समूह से टकराते हुए आसमान की ओर उठ गई। हे भगवान, वह वास्तव में गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। वह वास्तव में गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका है। उस मजबूत आभा के कारण वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए, खास तौर पर शहर के स्वामी के निवास के लोग। वे बहुत हैरान थे और उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे। इसका मतलब था कि शांगुआन यू की साधना उनके परिवार की सुहन से आगे निकल गई और उनके शहर के स्वामी का निवास वास्तव में शांगुआन परिवार से हार गया। वास्तव में मजबूत दबाव का सामना करते समय शून्य विद्यालय के प्रमुख भी घबरा गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि शांगुआन यू गहन क्षेत्र के 6वें स्तर में प्रवेश कर गया है। गहन क्षेत्र हर एक स्तर एक खाई की तरह था और सामान्य लोग इसे पार नहीं कर सकते थे। इसलिए जब वह, जो गहन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था, गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर के दबाव का सामना कर रहा था, तो यह एक अजय विशाल लहर का सामना करने जैसा था। भागने के लिए कोई जगह नहीं, विरोध करने का कोई तरीका नहीं, और केवल मौत उनका इंतजार कर रही थी। उस पल शून्य विद्यालय के सभी लोग थोड़ा पछतावा करने से नहीं बच सके और वे पीछे हटने लगे। भले ही उन्हें सफल होने पर बहुत लाभ मिलता, लेकिन वे इसके कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। हम सचमुच चूहों का एक समूह।
जैसे ही उसने लोगों के काया समूह को देखा, शांगुआनयू ने अपनी छाती बाहर निकाली और अपना सिर ऊपर उठाया और ठंडी सांस ली। हालांकि वह सतह पर नाखुश था, लेकिन वह अपने दिल में पागलों की तरह खुश था। चाहे वह लोगों का समूह कोई भी हो, उन्होंने उसे अपनी ताकत दिखाने और अपनी ताकत स्थापित करने का मौका दिया। वह जानता था कि उस दिन के बाद से वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोग अब सू हेन से सबसे ज्यादा नहीं डरेंगे। वे उससे, शांगुआनयू से, सबसे ज्यादा डरेंगे। वर्मिलियन बर्ड सिटी पर शासन करने का अधिकार उसके शांगुआन परिवार के हाथों में आ गया था। तुच्छ कौशल। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि लोगों का ये समूह निस्संदेह मरने वाला है, पालकी के भीतर से एक वृद्ध आवाज अचानक सुनाई दी। जिस समय आवाज गूंजी, उसी समय लोगों के समूह के सामने भूरे रंग की गैस दिखाई देने लगी। वह गैस तेजी से संघनित हो रही थी और पलक झपकते ही एक पर्दे के रूप में बन गई। अध्याय 207 अपने शांगुआन परिवार को नष्ट करें। तारांकन बूम टिल्ड 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 टिल्ड। पृथ्वी के कांपने के साथ ही गहन क्षेत्र के छठे स्तर का दबाव टूटकर नीचे गिर गया। कई लोगों को कान फाड़ देने वाले धमाके को सहन करना मुश्किल लगा, लेकिन जब लहरें खत्म हो गई और दबाव कम हो गया, तो सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि लोगों के समूह को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी। स्क्रीन का रंग ग्रे था, लेकिन क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था। यह एक आत्मा संरचना है। यह एक आत्मा संरचना है। अचानक तेज आंखों वाले किसी व्यक्ति ने स्क्रीन की उत्पत्ति को पहचान लिया। यह कितना मजबूत आध्यात्मिक गठन है, क्योंकि यह गहन क्षेत्र के छठे स्तर की शक्ति को दूर रखने में सक्षम है। वह विश्व आत्मवादी कितना मजबूत होगा जिसने उस आध्यात्मिक गठन को स्थापित किया। जब उन्होंने अटूट आध्यात्मिक गठन को देखा, तो सभी ने अपने अनुमानों को अंतहीन रूप से चिल्लाया। एक साधारण शांगुआन परिवार मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आप जीवन से थक गए होंगे। ठीक उसी समय अचानक पालकी का पर्दा उठा और एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। जब लोगों ने उस व्यक्ति के कपड़े देखे तो वे एकदम से अचंभित रह गए और कुछ लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। भूरे रंग का लबादा प्रतीकों से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी पड़ने पर यह हल्का सा चमक रहा था। शायद आम लोग ऐसे खास कपड़ों को पहचान नहीं पाते, लेकिन जो लोग वहां थे वे जानते थे कि यह किसका प्रतीक है। ग्रे क्लोक विश्व प्रेतवादी। अंत में किसी ने आवेग में आकर चिल्लाकर कहा। उसके बोलने के बाद यह एक बम की तरह था और इसने उस क्षेत्र में मौजूद हर किसी को शांत रहने से रोक दिया। वहां मौजूद लगभग हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और उनके चेहरों पर सम्मान और डर दोनों उभर आए। ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट। वह क्या दर्शाता था? यह उन विशाल पात्रों का प्रतिनिधित्व करता था जिनके पास एजोर प्रांत में सर्वोच्च पद थी, क्योंकि एजोर प्रांत में ऐसे केवल 2 लोग थे। वे 2 लोग एजोर प्रांत की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियों से थे। उनके सामने एक ऐसा ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट प्रकट हुआ। लोगों की कल्पना मुक्त हो गई, क्योंकि पहले उन्हें लगा कि ये 2 विशाल पात्रों में से एक है, लेकिन कुछ और सावधानी से सोचने के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वे दोनों लोग बहुत प्रसिद्ध थे, और अगर उनमें से किसी को भी दोनों बेटियों में से किसी एक से प्यार हो जाता, तो वे किसी भी तरह से नकली नाम लेकर नहीं आते। वे अधिक निवारक शक्ति के लिए स्पष्ट रूप से अपना प्रसिद्ध नाम बताते। हालांकि अगर उनके सामने वाला व्यक्ति एजोर प्रांत के 2 विशाल पात्रों में से एक नहीं था, तो इसका मतलब था कि एजोर प्रांत में एक तीसरा ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट दिखाई दिया था। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर थी। मिस्टर, मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं। क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? चू फैंग को बाहर निकलते देख, जिसने विश्व आत्मा ग्रे क्लोक पहना था, शांगुआनयू भी, जो पहले बहुत शक्तिशाली था, तुरंत थोड़ा सिकुड़ गया। यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के स्कूल को भी ग्रे क्लोक विश्व स्पिरिटिस्ट को प्रसाद प्रदान करने की आवश्यकता थी, इसलिए वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसका शांगुआन परिवार अपमानित कर सके। कोई गलतफहमी नहीं है। सबसे पहले, मैं आज यहाँ शहर के राजा सुमेई की बेटी से शादी करने आया हूँ। दूसरी बात, चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं आपके शांगुआन परिवार को खत्म कर सकता हूँ। चू फैंग ने बेपरवाही से मुस्कुराया और बुरी आवाज में ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और कहा, हमला करो, मारना। चू फैंग के बोलने के तुरंत बाद शून्य विद्यालय के कुलीन वर्ग विद्यालय के प्रमुख के नेतृत्व में शांगुआन परिवार के निवास की दिशा में भाग गए। रास्ते में शांगुआन परिवार के किसी भी सदस्य को बिना किसी चर्चा के मार दिया गया। जैसे ही उन्होंने ये देखा, शांगुआन परिवार के शक्तिशाली लोगों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से लोगों के समूह का पीछा करने की कोशिश की। उसी क्षण
शांगगुआन परिवार के सभी सक्षम लोगों को शहर के स्वामी के निवास पर भेज दिया गया, इसलिए केवल बूढ़े, कमजोर, बीमार, अपंग और वे लोग जो मुर्गी को भी बांधने की ताकत नहीं रखते थे, शांगगुआन परिवार के निवास में थे। अगर लोगों का समूह निवास में घुसने के लिए कत्लेआम करता तो शांगगुआन परिवार निश्चित रूप से खत्म हो जाता। जल्दी मत करो, आज शांगगुआन परिवार का हर व्यक्ति मर जाएगा। चू फैंग ने जहां खड़ा था वहीं मुहर लगाए और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक विशाल आत्मा संरचना प्रकट हुई और शून्य विद्यालय की दिशा को सील कर दिया। इसने शांगगुआन परिवार के सभी सदस्यों को रोक दिया जो उसका पीछा करना चाहते थे। उसी समय चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और शांगगुआन परिवार की भीड़ की ओर हाथ बढ़ाया। एक जोरदार धमाके के साथ शांगगुआन परिवार के लगभग 1000 कुलीन लोगों में से लगभग आधे लोग घायल हो गए या मारे गए। उस समूह के लोगों में से 2 लोग गहन क्षेत्र में भी थे। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। सू हेन ने ये देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने केवल गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना प्रदर्शित की थी, लेकिन उस हथेली से ही उसे महसूस हो गया कि अगर वह उससे लड़ता है तो वह ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को हरा नहीं पाएगा। बूम बूम बूम। उसके बाद से चू फैंग ने कई हथेलियां फेंकी और उसने मार्शल कौशल का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल अपनी गहन शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन हर एक हथेली भयावह शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। इसने अनगिनत शांगगुआन परिवार के सदस्यों को मार डाला। तुम वाकई बहुत आगे निकल गए हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जब उसने अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह से मारे जाते देखा तो शांगगुआन यू अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गया। उसने गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर की गहन शक्ति को घुमाया और चू फैंग की ओर झपटा। शांगगुआन यू वास्तव में बहुत क्रोधित था। उस समय उसके मन में डर का एक भी निशान नहीं था। वह केवल चू फैंग को मारने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर चू फैंग मारा गया तो उसके शांगगुआन परिवार के पास अभी भी बचने की उम्मीद की एक किरण है। हालांकि अगर वह चू फैंग को मारने का कोई तरीका नहीं खोज पाया तो उसका शांगगुआन परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन परिस्थितियों में शांगगुआन यू के हमले असामान्य रूप से भयंकर थे। हर एक मुक्का या लात में गहरी शक्ति होती थी और हर एक प्रहार और शैली विनाशकारी हमले पैदा कर सकती थी। उसने जो मार्शल कौशल सीखे थे वे भी बेहद मजबूत थे। चू फैंग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। वह शांगगुआन यू के खिलाफ केवल गहन शक्ति और आत्मा निर्माण तकनीकों का उपयोग कर सकता था। लेकिन सौभाग्य से चू फैंग की आत्मा निर्माण तकनीकें पहले से ही ग्रे क्लोक क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। चाहे शांगगुआन यू के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, उसके पास चू फैंग को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि वे सभी चू फैंग द्वारा रोक दिए गए थे। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। क्या ये विश्व स्पिरिटिस्ट की शक्ति है? ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट विशाल पात्रों से जैसी उम्मीद थी, वह पूरे एजोर प्रांत को हिला सकता है। ये युद्ध शक्ति बहुत भयानक है। आप सही कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से वह जो आभा दिखा रहा है वह केवल गहन क्षेत्र का पहला स्तर है। मार्शल कौशल का उपयोग किए बिना और केवल आत्मा संरचनाओं की शक्ति पर भरोसा करके वह शांगगुआन यू के साथ खेल सकता है, जो उसकी हथेलियों के भीतर गहन के 6ठे स्तर पर है। इसे मजबूत नहीं कहा जा सकता है। जब उन्होंने दोनों के बीच की लड़ाई देखी तो कोई भी देख सकता था कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। वे चू फैंग की ताकत से हैरान थे। बेशक वे नहीं जानते थे कि वह युवा प्रतिभाशाली चू फैंग था जिसने पहले अपने नाम से पूरे वर्मिलियन वर्ड सिटी को हिला दिया था। उनकी नज़र में वह एक सच्चा विशाल चरित्र था, एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट जो कई सालों से साधना कर रहा था। पुरानी बात है, गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधना वास्तव में आपके लिए व्यर्थ है। जिस समय चू फैंग शांगगुआन यू के हमलों को रोक रहा था, उसी समय वह कभी कभी शांगगुआन परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर देता था। हर बार जब वह हमला करता तो वह जीत जाता। पलक झपकते ही चू फैंग के हाथों शांगगुआन परिवार के लगभग 1000 कुलीन लोग मारे गए। उसी समय शांगगुआन परिवार की दिशा से लगातार दयनीय चीखें गूंजने लगीं। शांगगुआन परिवार का वध किया जा रहा था, चाहे वह नर हो, मादा हो, बूढ़ा हो या जवान, मुर्गी हो, कुत्ता हो, बत्तख हो या हंस, जो भी सांस लेता उसे मार दिया जाता। शांगगुआन परिवार के घरों के पास से गलती से गुजरने वाले छोटे चूहे भी शून्य विद्यालय द्वारा पकड़ लिए जाते और गला घोंटकर मार दिए जाते। ऐसा नहीं था कि शून्य विद्यालय क्रूर और निर्दयी था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें मृत्यु का आदेश मिला था।
चू फैंग का आदेश था कि शानगुआन परिवार के निवासों में एक भी जीवित व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए। अध्याय 208 आप कौन हैं? सू हैन, तुम क्या देख रहे हो? तुम इस आदमी की देखभाल करने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? उसने अपने परिवार को एक एक करके मरते और गिरते हुए देखा, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। शानगुआन यू थोड़ा पागल हो रहा था, और चूंकि वह इसके खिलाफ असहाय था, वह केवल सुहेन और शहर के स्वामी के निवास से अन्य लोगों की ओर अपनी विनती भरी नजर डाल सकता था। सुहेन मदद क्यों करेगा? ये बताने की जरूरत नहीं कि वह वास्तव में शानगुआन परिवार को खत्म करना चाहता था। भले ही वह और शानगुआन परिवार सहयोगी थे, फिर भी वह उस स्थिति में मदद नहीं करेगा क्योंकि वह एक ग्रेट लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट को नाराज नहीं करना चाहता था। सुहेन, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरे शानगुआन परिवार की मदद करें और मेरे शानगुआन परिवार को यहाँ से अलग न होने दें। ये देखकर कि सुहेन का मूड ठीक नहीं था, शानगुआन यू ने केवल अपना रवैया कम किया और विनती भरे लहजे में बात की। हालांकि ये व्यर्थ था क्योंकि सुहेन अभी भी शांत नहीं हुई थी। सुहेन, मैं तुम्हें जीवन भर इस बात का पछतावा कराऊंगा। आखिरकार शानगुआन यू ने भीख मांगना छोड़ दिया। एक जोरदार चीख के बाद उसने चू फैंग पर एक बेहद जोरदार हमला किया। मजबूत गहन शक्ति ने एक विशाल लहर का रूप ले लिया जो आसमान तक पहुंच गई और उछलती हुई फुहारें दर्जनों फीट ऊंची थी। वे एक दूसरे पर परख बनाकर नीचे दब गईं। इसमें जो शक्ति थी वह एक जंगल को समतल करने के लिए पर्याप्त थी और ये देखा जा सकता था कि शानगुआन यू ने वास्तव में हमला किया था। बुरी बात, तुम आखिरकार गंभीर हो गई हो। जब उसने ये देखा तो चू फैंग ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपनी आत्मा शक्ति को घुमाया और वह शानगुआन यू के हमले को रोकने के लिए अपने सामने ग्रे रंग की आत्मा संरचनाएं बिछाता रहा जिसमें उसकी पूरी शक्ति थी। फुसफुसाहट। हालांकि जब विशाल लहर आत्मा संरचना से टकराए तो शानगुआन यू चमक उठा। शानगुआन त्यान और शानगुआन हाँ के बगल में पहुंचा, अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और गहन शक्ति की दो परतें बाहर निकल आईं। शक्तिशाली गहन शक्ति दो भागों में विभाजित हो गई। पहले ने शानगुआन त्यान और शानगुआन या को लुढ़का दिया, लेकिन दूसरे ने सू रो और सू मेई को लुढ़का दिया। एक मजबूत पिंजरे की तरह इसने उन्हें अपने भीतर बंद कर लिया। बकवास, वह भागना चाहता है। चू फैंग को अचानक समझ आ गया कि उसने क्या योजना बनाई थी। ये पता चला कि शानगुआन यू चू फैंग पर अपना सब कुछ फेंकना नहीं चाहता था, लेकिन वह भागना चाहता था। तारानकन फफफ। जैसा कि पूर्वानुमान था, विशेष विधियों से शानगुआन त्यान और शानगुआन या तथा सू रो और सू मेई को बांधने के बाद शानगुआन यू के पैर की नोक अचानक टैप हुई और आंधी का एक झोंका फैलने लगा। आंधी के गायब होने के बाद शानगुआन यू भी गायब हो गया। उसी समय शानगुआन या शानगुआन त्यान और सू रो और सू मेई भी गायब हो गए। अरे, ये देखकर सुहेन का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि शानगुआन यू अकेले नहीं भागा था। उसने न केवल उसके दो पोतों को छीन लिया, बल्कि सुहेन की दो बेटियों को भी बंदी बना लिया। पीछे मुड़कर देखे तो वह केवल किनारे पर खड़ा होकर शानगुआन परिवार के जीवन और मृत्यु को देखता रहा और अनदेखा करता रहा। शानगुआन यू को उससे बहुत नफरत रही होगी। उस पल उसकी दोनों बेटियां उसके हाथों में आ गईं, इसलिए उनका अंत कैसे होगा, यह अकल्पनीय था। जैसे ही उसने ये सोचा, सुहेन पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपने 5वें स्तर के गहन क्षेत्र की आभा को फैलाया और शानगुआन यू का पीछा करना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह हिल पाता, एक शक्तिशाली हथेली उसके कंधे पर आ गिरी और उसकी आभा को दबा दिया। तुम। अपना सिर घुमाकर देखने पर सुहेन ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली, क्योंकि उसे रोकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रहस्यमय ग्रेट लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। यहीं रुको, मैं बाद में तुम्हारे साथ सारे कर्ज चुका दूंगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग आगे बढ़ा और गायब हो गया। चू फैंग के चले जाने के बाद सुहेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया था क्योंकि वह चू फैंग की बातों से सुन सकता था कि वह विशाल पात्र उससे नाराज लग रहा था। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने उसके जैसे विशाल पात्र को कब नाराज किया। लेकिन कोई बात नहीं, वह जानता था कि सबसे अधिक संभावना है कि उसने कुछ मुसीबतें आकर्षित की हैं। खास तौर पर जब उसने अपनी नज़र पीछे घुमाए और शानगुआन परिवार के कुलीन लोगों की लाशें देखी जो खून से लथपथ पड़ी थी, तो उसके दिल में डर चरम पर पहुंच गया। उसने वास्तव में अनुभव किया कि क्रूर और निर्दयी क्या कहलाता है। वह व्यक्ति बहुत डरावना था। उसी समय वर्मिलियन बड माउंटेन रेंज के भीतर शानगुआन यू वर्तमान में जंगल में दौड़ रहा था। उसकी गति अजीब तरह से तेज थी और भले ही वह अपने गहन शक्ति का उपयोग करके 4 लोगों को अपने सिर के ऊपर बांध रहा था, लेकिन इससे उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा।
शानगुआन यू, हमें नीचे उतारो। मेरी बहन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गहन शक्ति पिंजरे के भीतर सुरो वर्तमान में सुमेई को कसकर गले लगा रही थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि सड़क बहुत ज्यादा हिल रही थी, या शायद इसलिए क्योंकि शानगुआन यू का दबाव पहले बहुत ज्यादा था। सुमेई का वर्तमान रंग भयानक रूप से सफेद था और उसके होंठ सूख गए थे। वह पहले ही होश खो चुकी थी। चुप रहो, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम दोनों को अभी मार डालूंगा। शानगुआन यू क्रोध की आग में जल रहा था। उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी समय नहीं था, तो वह सुरो और सुमेई की जान की परवाह कैसे कर सकता था। उसने उन दोनों को इसलिए भी पकड़ लिया क्योंकि वह एक ऐसा सौदा करना चाहता था जिससे उसकी जान बच सके। लेकिन अचानक उनके सामने एक मजबूत आत्मा संरचना रखी गई थी, और साथ ही कई आत्मा संरचनाएं भी हर जगह दिखाई दी और वे वर्तमान में शानगुआन यू को घेर रहे थे। ये कैसे संभव है? वह इतनी जल्दी पकड़ में आ गया। ये देखकर शानगुआन यू को पता चला कि स्थिति अच्छी नहीं थी और उसने जल्दी से सू रॉ और सू मेई की ओर अपने हाथ बढ़ा दिए जो उसके द्वारा बंधी हुई थी और वह दोनों लड़कियों को जबरदस्ती के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। फुसफुसाहट। हालांकि जब प्रकाश की एक किरण चमकी तो दोनों को प्रतिबंधित करने वाली गहन शक्ति टूट गई। न केवल सू रो और सू मेई गायब हो गए, बल्कि उनके दो पोते शानगुआन त्यान और शानगुआन या भी उनकी नियंत्रण सीमा से बच गए। दादाजी, मुझे बचाओ! अचानक एक दुखी आवाज गूंजी। शानगुआन यू ने देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसके दोनों पोते पास में लेटे थे और उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। ये ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। मदद के लिए भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह पर कोई भी आपको नहीं बचा सकता। आप सभी मर जाएंगे। चू फैंग ने शांति से मुस्कुराया, फिर अचानक अपना पैर उठाया। एक धमाके के साथ शानगुआनिया का सिर उसके पैर के नीचे खून से लथपथ हो गया। तरबूज की तरह चू फैंग ने उसके सिर को कुचल दिया और टुकड़ों में तोड़ दिया। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने पोते को ऐसे मरते देख शानगुआन यू को तुरंत पागलपन आ गया। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने चू फैंग पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि चू फैंग ने शानगुआन यू के हमलों का सामना करते हुए केवल ठंडी सांस ली। उसने उसकी ओर इशारा किया और अपनी उंगली हिलाई। हवा में एक हल्की सफेद रंग की गैस फैल गई। इसने न केवल शानगुआन यू के मार्शल कौशल को भेद दिया, बल्कि शानगुआन यू के शरीर को भी भेद दिया। एक ही वार से इसने उस शक्तिशाली व्यक्ति को खून उगलने पर मजबूर कर दिया जो गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर था, और उसे शक्तिहीन होकर जमीन पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? शानगुआन यू का चेहरा राख की तरह लाल हो गया था। शुरू में उसे लगा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसे जीत के कुछ मौके मिल सकते हैं, लेकिन जब सफेद रंग की गैस उसके शरीर से होकर गुजरी तभी उसे एहसास हुआ कि उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच कितना बड़ा अंतर था। शुरू से ही उसे हार का सामना करना पड़ा था। अगला नंबर तुम्हारा है। व्हाइट टाइगर वर्ग तकनीक से शानगुआन यू को हराने के बाद चू फैंग ने शानगुआन यू पर सीधे हमला नहीं किया। उसने अपनी नज़र शानगुआन तियान की ओर घुमाई। उसने अपनी नज़र उस नर की ओर डाली जिसने उसे एक बार उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां न तो आसमान तक जाने के लिए कोई रास्ता था और न ही धरती तक कोई दरवाज़ा। हालांकि आज की स्थिति की तुलना उस दिन की स्थिति से करने पर काफ़ी नाटकीय बदलाव आया। तुम कौन हो? मेरे शानगुआन परिवार को तुमसे कोई शिकायत या नफरत नहीं है। तुम्हें मेरे शानगुआन परिवार को पूरी तरह से खत्म करने की क्या ज़रूरत है? शानगुआन तियान जोर से चिल्लाया। वह बहुत दुखी था। उसे इस बात का दुख था कि वह ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए वह वास्तव में जानना चाहता था कि उसके पूरे शानगुआन परिवार को किसने खत्म कर दिया। वास्तव में न केवल शानगुआन तियान बल्कि पास में खड़ी सू रो भी चू फैंग को घूर रही थी, क्योंकि वह भी उत्सुक थी कि शानगुआन परिवार को खत्म करने वाला ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट किस तरह का व्यक्ति था। ये शब्द सुनकर ग्रे क्लोक से एक मजाकिया हंसी निकली। हालांकि जब हंसी गूंजी तो चाहे वह शानगुआन तियान हो या सूरो, दोनों के हाव भाव बहुत बदल गए, क्योंकि वह हंसी अब किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वह एक जवान आदमी की आवाज़ थी। सबसे खास बात यह थी कि आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी। अध्याय 209 जानवर। यह आवाज़ क्या ये हो सकती है? सूरो ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि वह उस आवाज़ से और अधिक परिचित नहीं हो सकती थी। हालांकि थोड़ा और सोचने के बाद उसे लगा कि यह संभव नहीं है। भले ही उस व्यक्ति में अधिक प्रतिभा हो, लेकिन इतने कम समय में उसका इतना विकास करना संभव नहीं होगा। शानगुआन यू और शानगुआन तियान भी अचंभित थे।
हालांकि वे ये पुष्टि नहीं कर पाए कि ग्रे क्लोक वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन अभी अभी उसकी हंसी से वे बता सकते थे कि यह किसी युवा की आवाज़ थी। फिर भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ एक युवा कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें तुम्हारी मौतों का मतलब समझाऊंगा। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी उनकी निगाहों के बीच चू फैंग ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अपने सिर से हुड हटाया। उसका सुंदर चेहरा तीनों लोगों के सामने प्रकट हुआ। चू फैंग, ये वास्तव में आप हैं? उस पल सू रो आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी और उसकी खूबसूरत आंखें चमकती रहीं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि शांगुआन यू को हराने वाला और ग्रे क्लोक स्पिरिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति वास्तव में चू फैंग था। सच्चाई अचानक सामने आए और उसे लगा कि इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये कैसे संभव है? क्या आप पहले से ही नहीं? हालांकि सू रो की विश्वास करने में कठिनाई की तुलना में शांगुआन त्यान का चेहरा पहले से ही भय से भरा हुआ था, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि चू फैंग को उसने ड्रैगन नदी में जबरदस्ती धकेला था, इसलिए उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव था कि वह यहाँ प्रकट हुआ? वह इतने कम समय में इतना शक्तिशाली भी हो गया। जैसे ही उसने शांगुआन त्यान और शांगुआन यू के हैरान भावों को देखा, चू फैंग केवल उदासीनता से मुस्कुराया और शांगुआन त्यान से कहा, क्या तुम्हें वे शब्द याद हैं जो मैंने तुम्हें उस दिन सुसाइड क्लिफ पर कहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। नहीं तो मैं निस्संदेह तुम्हें खोजने के लिए वापस आऊंगा। उस दिन ये तुम्हारा अंत नहीं होगा शांगुआन तियान, ये तुम्हारे शांगुआन परिवार का अंत होगा। चू फैंग की बातें सुनने के बाद शांगुआन तियान का चेहरा पहले से ही राख की तरह लाल हो गया था। उसे आखिरकार पता चल गया कि चू फैंग के चट्टान से कूदने के पल में उसे एक बुरा पूर्वाभास क्यों हुआ था। दोस्त, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? शांगुआन यू ने कमजोरी से कहा जब उसने देखा कि चू फैंग शांगुआन तियान पर हमला करने जा रहा है। गलतफहमी? शुरू में मुझे आपके शांगुआन परिवार से कोई शिकायत या नफरत नहीं थी। हालांकि आपको मुझे मारना ही था चाहे कुछ भी हो। आज जो कुछ भी है वह आपके शांगुआन परिवार का मुझ पर बकाया कर्ज है। हालांकि मैं चू फैंग बस उन्हें अधिक ब्याज के साथ वसूल कर रहा हूँ। बोलने के बाद चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और हथेली से दबाया। शांगुआन त्यान खून से लथपथ हो गया और उसके तुरंत बाद चू फैंग ने शांगुआन यू की ओर झपट्टा मारा। व्हाइट टाइगर स्लॉटिंग तकनीक, जिसमें अद्वितीय हमला करने की शक्ति थी, हवा में चीरती हुई निकली और शांगुआन यू की जान लेने से पहले चीखी। शांगुआन परिवार के लोगों को मारने के बाद चू फैंग जल्दी से सू रो के पास गया। जब उसने सू मेई को देखा, जिसका चेहरा भयानक रूप से सफेद था और आभा कमजोर थी, तो उसके शांत चेहरे पर चिंता की झलक उभरी। हालांकि अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके उसकी जांच करने के बाद चू फैंग ने राहत की सांस ली। हालांकि सू मेई घायल थी, लेकिन ये गंभीर नहीं थी। 10 दिनों के आराम के बाद वह जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी चू फैंग ने सू मेई को सू रो के आलिंगन से दूर ले गया। उसने कुछ उपचारात्मक दवाइयां निकाली और उन्हें सू मेई को खिलाकर उसे परिष्कृत करने में मदद की। क्या तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अंततः सू रो, जो काफी देर तक चुप रही, बोली। चू फैंग ने अपना सिर उठाया और उसने पाया कि लोमड़ी जैसे चेहरे वाली वह भव्य सुंदरी अपनी मोहक आंखों से उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी शिकायत भी दिख रही थी। मेरे शरीर में एक विश्व आत्मा है और मैंने उसके साथ पहले ही एक अनुबंध स्थापित कर लिया है। वह अपनी शक्ति मुझे दे सकती है और मेरी असली साधना अभी मूल क्षेत्र का दूसरा स्तर है। जहां तक उस साधना की बात है जो मैंने पहले प्रदर्शित की थी, जो गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, वह शक्ति थी जो विश्व आत्मा ने मुझे उधार दी थी। चू फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार सू रो उसकी पहली महिला थी और वह उस पर काफी भरोसा करता था। मैं जो स्पष्टीकरण चाहती थी वह ये नहीं था। सू रो की खूबसूरत आंखें चमक उठी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। ऐसा नहीं है। ओह, मुझे पता है। चू फैंग पहले तो थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, वे शून्य विद्यालय से थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके लिए एक आत्मा संरचना तैयार करूंगा, इसलिए वे मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। ये भी नहीं। सू रो के चेहरे पर और भी ज्यादा अन्याय होता दिख रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों में झिलमिलाते आंसू भी देखे जा सकते थे। उसके साफ सुथरे दांत उसके आकर्षक होठों को हल्के से काट रहे थे। तो फिर यह क्या है? चू फैंग पूरी तरह से हैरान था। चू फैंग, तुम कमीने! अचानक सू रो के जैद जैसे हाथ लहराए और एक स्पष्ट थप्पड़ चू फैंग के चेहरे पर बेरहमी से पड़ा। मैं
थप्पड़ खाने के बाद भी चू फैंग अभी भी हैरान था। मुझे पता था कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। तुमने जो कुछ कहा वह सब झूठ था। उस दिन तुमने साफ साफ कहा था कि तुम मुझसे और छोटी मेई दोनों से शादी करोगे, लेकिन अब तुमने केवल छोटी मेई से शादी का प्रस्ताव क्यों रखा और मुझे किनारे क्यों कर दिया? सू रो खड़ी हो गई और उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए अपनी शिकायतों के बारे में शिकायत की। उसका आकर्षक चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। तभी चू फैंग को अचानक समझ में आया। आधे दिन के बाद आकर्षक सुंदरता ईर्ष्यालु हो गई। अपनी ही बहन सू मेई से ईर्ष्या। एग्गी, अपनी शक्ति मुझे फिर से उधार दो, चू फैंग अपने दिल में चिल्लाया। किस लिए? एग्गी वर्तमान में चहल पहल को देख रही थी और वह चू फैंग की योजनाओं को लेकर उलझन में थी। जल्दी करो, चू फैंग काफी चिंतित था। जवाब में एग्गी केवल चू फैंग को अपनी शक्ति उधार दे सकती थी। आखिरकार चू फैंग उसका स्वामी था और इसके अलावा वह ये भी जानना चाहती थी कि चू फैंग को उधार ली गई शक्ति किस लिए चाहिए। हालांकि जब चू फैंग ने निम्नलिखित कार्य किए तो एग्गी पूरी तरह से अवाक रह गई। मम्मा! अचानक चू फैंग खड़ा हुआ और उसने सू रो की कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और भव्य सुंदरता को गले लगा लिया। बिना कुछ और कहे उसने सू रो के आकर्षक होठों को चूम लिया। उसी समय दूसरा हाथ बेचैनी से सू रो के आकर्षक शरीर को छू रहा था। कमीने, मुझे छोड़ दो। पहले तो सू रो ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह चू फैंग के खिलाफ कुछ भी कैसे कर पाती। धीरे धीरे उसने चू फैंग के कोमल हमलों से पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। सू मेई के ठीक बगल में चू फैंग ने सू रो को जमीन पर धकेल दिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और दो नग्न शरीर एक दूसरे से लिपट गए। हालांकि पहली बार यह मजबूरी थी, इस बार वास्तव में सू रो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी। सू रो के पूरी तरह से लाल चेहरे से उसकी खुशी की रोशनी देखी जा सकती थी। इस बार वह अपने दिल में तैयार थी और उसने अपना शरीर चू फैंग को दे दिया। लेकिन फिर भी एग्गी ने चू फैंग को एक मूल्यांकन दिया। जानवर। अध्याय 210 सलाह। उस दिन वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला के एक जंगल में एक अजीब दृश्य घटित हुआ। एक नर और एक मादा की दो आवाजें ऊपर नीचे उठती रहीं और वे अंतहीन गूंजती रहीं। कभी तीखी, कभी गहरी, कभी 100 पक्षियों की एक साथ चीख जैसी, कभी आसमान की ओर एक खूंखार बाघ की दहाड़ जैसी। यह आधे दिन तक चलता रहा। सौभाग्य से कोई भी उस जगह से नहीं गुजरा, वरना उनकी आत्माएं डर से बिखर जाती और वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हो जाते और तब से वे एक विकलांग व्यक्ति बन जाते जिन्हें हेमिप्लेजिया की बीमारी होती। जंगल के भीतर शानगुआनयू, शानगुआनतियान और शानगुआनिया की लाशें अब वहां नहीं थीं। जहां तक वे गए स्वाभाविक रूप से उन्हें चू फैंग द्वारा निपटाया गया था। बेशक उनकी स्रोत ऊर्जा को एग्गी द्वारा अवशोषित किया गया था। चू फैंग का ऊपरी शरीर नंगा था और वह घास पर लेटा हुआ था। उसके आलिंगन में सू रो थी, एक आकर्षक बड़ी सुंदरी। उस पल सू रो के गोरे, मुलायम और चिकने शरीर पर लाल रंग की दुल्हन के कपड़े भी थे। जब हल्की हवा चलती तो कभी कभी लाल पोशाक ऊपर उठ जाती और मुश्किल से ही उसकी सीधी और लंबी बर्फ सी सफेद सुंदर टांगें दिखाई देती और उसकी गोल, चिकनी, फिर भी दृढ़ जुड़वां चोटियां बेहद आकर्षक लगती। हालांकि सबसे आकर्षक चीज अभी भी सू रो का प्यारा रूप था। शायद केवल उन लोगों के आलिंगन में जिनसे वह प्यार करती थी, इतनी मजबूत महिला इतनी प्यारी हो सकती थी। किस हद तक वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थी, जैसे वह आज्ञाकारी ढंग से चू फैंग की बाहों में झुक गई हो। उसने अपनी पतली और लंबी उंगलियों से चू फैंग की छाती पर वृत्त भी बनाए। ठीक है, उठने का समय हो गया है, वरना जब छोटी मेई जागेगी और हमें इस तरह देखेगी तो मुझे सच में समझ नहीं आएगा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। काफी देर बाद सू रो ने चू फैंग को धीरे से दूर धकेल दिया। हालांकि उसके आकर्षक चेहरे पर एक शब्द लिखा था, अनिच्छा। तो फिर चलो इसे साथ में करते हैं। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए अपने सारे दांत दिखाते हुए कहा, नहीं, छोटी मेई अभी भी छोटी है और आप उसे छू नहीं सकते। ये देखकर सू रो ने चू फैंग की बांह पर जोर से चुटकी काटी। हाँ, बस मजाक कर रहा हूँ। चू फैंग ने ठहाका लगाया और फिर अपने कपड़े पहनने के लिए उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहनते हुए उसने कहा, अभी के लिए किसी को भी मेरे ग्रे क्लॉक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होने के बारे में मत बताना, छोटी मेई को भी नहीं। सू रो ने चू फैंग को उसके कपड़े बांधने में मदद की और प्यार से अपना सिर हिलाया। इसके अलावा मैं तुम दोनों बहनों से शादी करूंगा, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होगा। मैं, चू फैंग, जिस तरह से काम करता हूँ
उससे ये तय है कि मैं बहुत सारे दुश्मन बना लूंगा। इसलिए, जबकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ। मैं समझती हूँ। सू रॉ ने पहले चू फैंग के मुंह को हल्के से ढक दिया, फिर एक व्यक्ति पर निर्भर एक छोटी चिड़िया की तरह वह चू फैंग की बाहों में चली गई और अपना आकर्षक चेहरा लिया और उसे चू फैंग की छाती से कसकर चिपका दिया और कहा, चाहे आपको कितना भी समय लगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं हम बहनों से शादी करने के लिए आपका इंतजार करूंगी। ये शब्द सुनकर चू फैंग भी खुशी से मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और सुंदरता को कसकर गले लगाया और छिपे हुए प्यार की छोटी अवधि का आनंद लिया। जब चू फैंग और सू रॉ, दो प्रेमी, वर्मिलियन बड पर्वत श्रृंखला में अविभाज्य थे, तो वर्मिलियन बड सिटी में हर कोई चिंतित था। शांगगुआन परिवार की लाशें शहर के स्वामी के निवास के बाहर हर जगह बिखरी हुई थी। खून ने जमीन को लाल कर दिया था, और खास तौर पर जब सूरज पश्चिम में डूब रहा था, क्योंकि खून सूरज की रोशनी से चमक रहा था, वे और भी ज्यादा लाल लग रहे थे और इसे देखने के बाद ये वाकई डरावना था। एक नज़र में वे अपने दिमाग से डर जाएंगे। एक कायर रईस उस जगह से गुजरा और उसने सीधे ही बेहोशी में दम तोड़ दिया। हालांकि शांगगुआन परिवार के निवास की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उस स्थान पर रक्त ने वास्तव में नदियां बना दी। उस दिन 13/241 शांगगुआन परिवार के सभी सदस्य मारे गए और एक भी जीव नहीं बचा। कोई नहीं जानता था कि ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन वे जानते थे कि वह एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट था। उसका एक जाना माना नाम भी था, मिस्टर ग्रे क्लोक। नगर के स्वामी के निवास के मुख्य हॉल में सुहेन नेता के लिए सीट पर बैठे थे। सू लॉन्ग और नगर के स्वामी के निवास के अन्य बुजुर्ग सभी उस स्थान पर एकत्र हुए। उनके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे न केवल सू रॉ और सू मेई के लिए चिंतित थे, बल्कि वे मिस्टर ग्रे क्लोक के लिए और भी अधिक चिंतित थे। आखिरकार मिस्टर ग्रे क्लोक ने भीड़ के सामने सू हेन से कहा कि उसे उसके साथ कुछ कर्ज चुकाना है। इसलिए सू हेन बहुत चिंतित था, खासकर शांगगुआन परिवार के खून से लथपथ होने के बाद। वह वास्तव में चिंतित था कि मिस्टर ग्रे क्लोक सू परिवार के साथ क्या करेगा। महामहिम। अचानक पूर्ण भय और घबराहट में एक गार्ड अंदर आया। क्या हुआ? जब उन्होंने ये देखा तो हॉल में मौजूद सभी लोग गंभीरता से खड़े हो गए, जैसे कि वे किसी बहुत बड़े दुश्मन से मिल रहे हों। पसीने की बूंदें जो बीन्स जितनी बड़ी थीं, उनके माथे से नीचे गिरने से खुद को नहीं रोक पाईं। था, वे वापस आ गए हैं। ये शब्द कहने के बाद गार्ड ने मुख्य हॉल के बाहर इशारा किया। उस दिशा की ओर देखने पर सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि सू रॉ, जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए थी, धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर चली आ रही थी, जबकि वह सू मेई को उठा रही थी, जो बेहोश हो गई थी। बहन, तुम दोनों ठीक हो? ये बहुत बढ़िया है। ये देखकर सू लॉन बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से जाकर सू मेई को सू रॉ के हाथों से ले लिया। फिर उसने प्यार से उसकी जांच की, क्योंकि उसे डर था कि वह घायल हो गई है। रुआ, तो फिर मिस्टर ग्रे क्लोक का क्या हुआ? शांगगुआन यू का क्या हुआ? उसे क्या हुआ? सू हेन भी वहां चला आया, लेकिन उसे अपनी बेटियों की चिंता नहीं थी। उसने बस सावधानी से अपनी नज़र बाहर की ओर घुमाई। यह आपके लिए श्री ग्रे क्लोक की ओर से है। सू रॉ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपने पिता को एक मुड़ा हुआ कागज का पर्चा दिया। मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करने जा रही हूँ। सू हेन को कागज की पर्ची देने के बाद सू रॉ ने पहले सू हेन की ओर नाराजगी भरी नज़र से देखा और फिर अपने कमरे की ओर चली गई। सू हेन ने उस दृश्य का सामना करते समय ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार आज वह गलत था। सू परिवार की नींव की रक्षा के लिए उसने अपनी दो बेटियों की खुशियां लगभग काट दी। हालांकि श्री ग्रे क्लोक द्वारा आकर शांगगुआन परिवार को खत्म कर देने से वर्मिलियन बड सिटी को खून से रंगना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा नहीं लगा कि यह कोई बुरी बात थी। कम से कम श्री ग्रे क्लोक ने उसे एक बहुत बड़े दुश्मन को खत्म करने में मदद की। ये जानने के बाद कि सू रॉ और सू मेई सुरक्षित और स्वस्थ हैं, शहर के स्वामी के निवास में हर कोई चर्चा से भर गया। हालांकि सतह पर वर्मिलियन बड सिटी को एक खूनी आपदा का सामना करना पड़ा, उनके शहर के स्वामी का निवास पूरी तरह से सुरक्षित था। इसलिए उनके लिए ये वास्तव में जश्न मनाने लायक बात थी। भले ही किलिन राजकुमार की हवेली ने जांच की हो, क्योंकि शांगगुआन परिवार का किलिन राजकुमार की हवेली से संबंध था, लेकिन इसमें सू परिवार शामिल नहीं होगा। इसके अलावा एक महत्वहीन शांगगुआन परिवार किलिन राजकुमार की हवेली के लिए एक ग्रे क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट के साथ दुश्मनी पैदा करने के लायक नहीं था। जब रात गहरी हो चुकी थी और सब चुप थे,
तब सुहेन अपने महल में वापस आया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर चमकते चांद को देखने लगा। उसका दिल बहुत बेचैन था। अभी तक उसके हाथ में पड़ी पर्ची को खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसमें लिखा हुआ देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। हालांकि भागना कभी भी कोई रास्ता नहीं था और सुहेन उस तर्क को गहराई से समझता था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले उसने थोड़ी देर गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी आंखें खोली और कागज की पर्ची भी खोली। जब उसने कागज की पर्ची में लिखा हुआ देखा तो उसका चेहरा कई बार बदला, कभी हरा, कभी बैंगनी, कभी खुश, कभी चिंता। काफी देर बाद उसने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और उसके चेहरे पर खुशी और गम दोनों उभर आए। हालांकि उस कागज के पर्चे पर कुछ ही सरल शब्द थे, फिर भी उससे अनेक अर्थ प्रकट होते थे। यदि आपने सु रो या सु मेई की शादी किसी और से करने की हिम्मत की तो आपका सुपरिवार अगला नष्ट होने वाला होगा।